हेलो एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज इस वीडियो में वाटर पोल्यूएंट एंड उनके जो ह्यूमन हेल्थ पर इफेक्ट होते हैं उनकी चर्चा डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाटर पोल्यूशन क्या होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि वाटर पोल्यूशन किसको कहते हैं कि वाटर के अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, उन हानिकारक पदार्थों के वाटर में मिलने से जो वाटर होता है वो पीने योग्य नहीं रहता है। वाटर जो है वो अनसेफ हो जाता है, तो इसको बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। और वाटर जो पोल्यूशन करने वाली जो वाटर जो अपने पास में प्रदूषण करने वाले पदार्थ होते हैं, कारक होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वाटर पोल्यूएंट कहते हैं। तो वाटर पोल्यूएंट जो होता है वो वाटर पोल्यूशन के लिए उत्तरदायी कारक होते हैं। अब बात करते हैं वाटर पोल्यूएंट जो है इनके टाइप की बात करते हैं। तो जो वाटर पोल्यूएंट है वो मेनली तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल। बायोलॉजिकल को क्या नाम दिया जाता है? माइक्रोबायल। बायोलॉजिकल या जो माइक्रोबायल पोल्यूएंट्स होते हैं ये क्या होते हैं? इनके अंदर या तो होता है बैक्टीरिया, या होता है वायरस, या होता है पैरासाइट्स। तो कवक है, जीवाणु है, और जो परजीवी जीव जंतु होते हैं वो क्या करते हैं? वाटर को पोल्यूएंट कर देते हैं, वाटर को प्रदूषित कर देते हैं। तो इस प्रकार के जो कारक होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल, या उनको माइक्रोबायल पोल्यूएंट्स कहा जाता है। इनके मेन जो है वो आपको इफ़ेक्ट ध्यान रखने हैं कि इनके क्या-क्या जो है वो हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। जैसे अगर बात करें बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के रूप में या तो वाटर के अंदर इकोलाई बैक्टीरिया हो सकता है, साल्मोनेला जो बैक्टीरिया हो सकता है, या विब्रो जो कोलेरिया बैक्टीरिया है वो हो सकता है। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो जीवाणु होते हैं वो वाटर के अंदर कोलेरिया, मलेरिया, इसके अलावा टाइफाइड, इसके अलावा डिसेंट्री, पेचिस, पेचिस, इस प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो क्या कर देते हैं? उत्पन्न कर देते हैं, या उसके इनके जो है ये कारक होते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है? शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, इसके अलावा वोमिटिंग होने लग जाती है, या डायरिया होने लग जाता है, दस्त वगैरह लगने लग जाती है। तो ये जो मलेरिया हो गया, टाइफाइड्स हो गया, पेचिस रोग हो गया, ये किसके कारक, किसकी वजह से होते हैं? बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। सेकेंड है अपने पास में वायरस। तो वायरस जो अपने पास में होते हैं वो मेनली जो है वो हेपेटाइटिस जो बीमारी है, हेपेटाइटिस ए या जो ई है, इसके कारक होते हैं। और ये जो है वो किसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं? लीवर के ऊपर। जो वुमन लीवर है उसके ऊपर जो है वो हानिकारक इफेक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से अपने पास में जो है वो पोलियो जिस टाइप की, पोलियो की जिसमें जो बीमारियां है वो भी हो सकती है। तो यहाँ पे पोलियो जो है वो किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट है पैरासाइट्स। पैरासाइट जो परजीवी जीव जंतु होते हैं, जैसे गार्डिया हो गया, इसके अलावा गिनी जो वर्म्स है, गिनी जो अपने पास में वर्म ये गैस्ट्रो जो इंटेस्टाइनल है, जो जठर जो आंतर है, जठर आंतर, जठर आंतर के में जो अपने पास में घाव पड़ जाता है, या जठर आंतर के अंदर जो है वो छल्ले पड़ जाते हैं, तो उसके जो कारक है वो कौन होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं। ये पैरासाइट्स क्या करते हैं? जो जठर आंतर होता है उसके अंदर वो छाले उत्पन्न कर देते हैं, घाव उत्पन्न कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो जलन और उल्टी जैसी बीमारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है केमिकल पोल्यूएंट्स। तो केमिकल पोल्यूएंट्स के अंदर बात करें, इनऑर्गेनिक केमिकल पोल्यूएंट्स। इनऑर्गेनिक जो केमिकल पोल्यूएंट्स है, या हेवी मेटल्स हो सकते हैं, या सोल्ट्स हो सकते हैं। हेवी मेटल्स जो होते हैं, मोस्टली जो केमिकल पोल्यूएंट्स होते हैं वो हेवी मेटल्स की वजह से हानिकारक इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये हेवी मेटल्स जो है वो क्या करती है कि ये हेवी मेटल ह्यूमन जो अपने पास में बॉडी होती है उसके अंदर चली जाती है, और ये वहाँ पे क्या हो जाता है? डिपॉजिट हो जाती है, जमा हो जाती है। ये जो है वो इजीली शरीर से बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से जो है वो हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो है वो देखने को मिलती है। तो हेवी मेटल के रूप में लेड हो सकता है, मरकरी हो सकता है, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, ये जो हेवी मेटल्स होती है ये हानिकारक, इनकी अगर एक्सेस में अमाउंट हो तो ये ह्यूमन के ऊपर जो है वो हानिकारक इफेक्ट दिखाती है। इसके अलावा कुछ अपने पास में सोल्ट्स होते हैं, जैसे सल्फेट है, फ्लोराइड्स है, नाइट्रेट है, ये जो है इनकी अधिकता की वजह से भी वुमन के अंदर विभिन्न प्रकार की जो डिजीज है वो देखने को मिलती है।
अब जो अपने पास में इनऑर्गेनिक केमिकल पोल्यूएंट्स है, इनके क्या-क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं वुमन हेल्थ के ऊपर, ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना, इसमें से ज़रूर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। लेड की बात करें, पीबी की बात करें, तो पीबी की जो अमाउंट होती है वो कितनी होती है? डिज़ायरेबल जो अमाउंट है वो होती है 0.01 मिलीग्राम पर लीटर या 10 माइक्रोन माइक्रोन ग्राम पर लीटर। अब अगर लेड की जो अमाउंट है वो इस लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से जो है न्यूरोलॉजिकल जो डैमेज है, जो तंत्रिका तंत्र है वो डैमेज हो जाता है। इसके अलावा बच्चों के अंदर जो आईक्यू लेवल है, आईक्यू लेवल का लोअर होना, वो भी किसकी वजह से होता है? लेड की अधिकता की वजह से होता है। इसके अलावा जो लेड की अधिकता होगी जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का वेन कम करेगा, जिसकी वजह से शरीर के अंदर खून की कमी भी आ जाती है, एनीमिया रोग भी हो जाता है। इसके अलावा ये किडनी के ऊपर भी जो है वो किडनी किडनी फेल जैसे जो इफ़ेक्ट है वो भी देखने को मिलते हैं। मरकरी की बात करें तो मरकरी जो है वो या तो मर्क्यूरिक आयंस के रूप में या मेथिल मरकरी के रूप में हानिकारक इफ़ेक्ट डालती है। जैसे इसकी जो अमाउंट होती है डिज़ायरेबल वो होती है 0.001 मिलीग्राम। ये इसके अलावा जो है ये सेंट्रल नर्वस जो सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसको भी डैमेज करता है मर्क्यूरिक आयन। इसके साथ-साथ इसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट क्षमता है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से मेमोरी जो लॉस जैसी घटनाएँ हैं वो भी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो अपने पास में फीटस जो होता है, भ्रूण जो है, भ्रूण का जो डेवलपमेंट होता है वो भी क्या होता है, उसमें भी डिले हो जाता है, वो भी आसानी से नहीं हो पाता। भ्रूण का जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, उसमें लंबा समय लगता है। तो ये सब किसकी वजह से होता है? मरकरी की वजह से होते हैं। नेक्स्ट है कैडमियम। तो कैडमियम की जो अपने पास में अमाउंट होती है वो होती है 0.003 या कहीं आपको 0.001 भी मिल सकती है मिलीग्राम पर लीटर। अब अगर कैडमियम की जो अमाउंट है वो इस लिमिट से ज़्यादा अमाउंट है तो उसकी वजह से किडनी फेलियर हो सकता है। इसके अलावा बोन फ्रेजिलिटी, जो हड्डियों का जो कमज़ोर होना है, हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो जाती है, दुर्बल हो जाती है। हड्डियों का कमज़ोर होना ये भी किसकी वजह से होता है? कैडमियम की वजह से होता है। नेक्स्ट है आर्सेनिक है, तो आर्सेनिक जो है उसकी अमाउंट जो है वो कितनी होती है? 0.01 मिलीग्राम पर लीटर होती है या 10 माइक्रोग्राम पर लीटर होती है। इसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं आर्सेनिकोसिस। आर्सेनिकोसिस के अलावा स्किन लीजन जो बीमारी है, स्किन लीजन के मतलब त्वचा सती, त्वचा का सती होना। त्वचा सती किस प्रकार से हो सकती है? या तो जो है वो हाइपर केराटोटिस, मतलब त्वचा का मोटा होना, त्वचा मोटी होने लग जाती है, या त्वचा जो है उसके ऊपर हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, त्वचा के ऊपर जो है वो विभिन्न प्रकार के दाग धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं, या त्वचा काली पड़ जाती है, तो वो भी किसकी वजह से होता है? आर्सेनिक की अधिकता की वजह से। इसके अलावा अपने पास में ये जो है वो लीवर और जो लंग्स कैंसर है उसके लिए भी क्या होती है? उत्तरदायी होती है। और कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज होती है, जो हृदय से जो संबंधी बीमारियां होती है उसके लिए भी उत्तरदायी कौन होती है? एक्सेस अमाउंट ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक की जो अधिकतम मात्रा है वो हृदय संबंधी जो डिजीज होती है उनके लिए भी उत्तरदायी होती है। कॉपर की बात करें तो कॉपर की जो लिमिट होती है वो 0.03 होती है मिलीग्राम पर लीटर। और कॉपर जो है वो ज़्यादा एक्सेस में, बहुत ज़्यादा एक्सेस में होने की अगर होता है तो उसकी वजह से विल्सन जो डिजीज है, विल्सन जो रोग है वो देखने को मिलता है। विल्सन रोग में क्या होता है? जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। और हीमोग्लोबिन जो है जो ऑक्सीजन को क्या करता है? प्रवाहित करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। तो विल्सन जो डिजीज है उसमें वो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है। क्रोमियम की अगर अपन बात करें तो क्रोमियम जो है वो मेनली किसे क्रोमियम की वजह से अल्सर हो सकता है, छाले जैसे कैंसर हो सकता है। इसके अलावा जो ऑर्गन है वो डैमेज हो जाते हैं और ये कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर जो जनित है वो होता है। क्योंकि अपने पास में क्रोमियम है वो क्या किस प्रकार का होता है? कैंसर कारक भी होता है। नाइट्रेट वेरी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से।
नाइट्रेट जो है वो हर एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ पे 2 बीमारी आपको ध्यान करें, दोनों में से किसी भी एक नाम आपको देखने को मिलता है। नाइट्रेट जो अपने पास में आयंस होते हैं, नाइट्रेट आयंस की जो लिमिट होती है वो कितनी बताई गई है, 45 मिलीग्राम पर लीटर, या मैक्सिमम अपन 50 तक इसको काउंट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में 50 तक दिया हुआ है तो वो इसको मान सकते हैं, लेकिन अगर इसकी नाइट्रेट की जो अमाउंट है वो इस लिमिट से क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उस वजह से जो बच्चों के अंदर बीमारी देखने को मिलती है उसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये अपने पास में इसको बोलते हैं मेथेमोग्लोबिनेमिया। जो बीमारी है वो उत्पन्न होती है, मोस्टली ये किस में देखने को मिलती है, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये देखने को मिलती है। और इसमें इसके अलावा ये क्या करता है, ये लो जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का जो ट्रांसफर करता है उसमें भी क्या कर देता है, कमी कर देता है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर ऑक्सीजन की क्या आ जाती है, कमी हो जाती है। तो ये भी अपने को किसकी वजह से देखने को मिलता है, नाइट्रेट की वजह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फ्लोराइड। जो फ्लोराइड की जो लिमिट होती है वो 0.5 से 1.5 मिलीग्राम पर लीटर होती है। इसकी वजह से जो मेनली है वो या तो डेंटल या स्केलेटल जो फ्लोरोसिस बीमारी होती है वो देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, जो दांत होते हैं, दांत के ऊपर जो वाइट वाइट धब्बे हैं वो पड़ने लग जाते हैं, या जो दांत होते हैं वो खराब होने लग जाते हैं। और स्केलेटल फ्लोरोसिस में क्या होता है कि हड्डियों के अंदर जो है फ्लोराइड की एक्सेस अमाउंट जो है वो जमा हो जाती है, जिसकी वजह से जो हड्डियाँ होती है वो दुर्बल होने लग जाती है, कमज़ोर होने लग जाती है, और हड्डियों के अंदर जो है वो दर्द उत्पन्न होने लग जाता है। तो जिस एरिया के अंदर फ्लोराइड जो पानी है, फ्लोराइड की जो मात्रा है पानी में अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे इस प्रकार की जो बीमारी है वो देखने को मिलती है। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स एक प्रकार के अपने पास में क्या है, ये इनऑर्गेनिक पॉल्यूएंट्स ही होते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व होते हैं, तो जल के अंदर मोस्टली जो है वो नाइट्रेट या फॉस्फेट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। और इन न्यूट्रिएंट्स की अधिकता की वजह से जो अपने पास में घटना देखने को मिलती है उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। तो ये भी ध्यान रखना है, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन किसकी वजह से होता है, हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रेट और फॉस्फेट की जो हाई अमाउंट है उसकी वजह से जो है वो न्यूट्रोफिकेशन पर जो देखने को मिलता है। अब न्यूट्रोफिकेशन किसको कहते हैं कि वाटर के अंदर जो है ये न्यूट्रिएंट्स है, जैसे नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, तो वाटर के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स की अधिकता करने की जो प्रोसेस है, इनकी जब अधिकता होगी वाटर के अंदर, तो उस वजह से क्या होगा, जो वाटर में जो प्लांट होते हैं, जो एल्गी होती है, उनकी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, इनकी जो ग्रोथ है वो एक्सिस में होने लग जाएगी, जिस वजह से चारों तरफ जो है वो एल्गी फैल जाएगी। इसको बोलते हैं एल्गी ब्लूम बोलते हैं। और एल्गी ब्लूम जो है बनेंगे या वाटर के अंदर जो प्लांट की ग्रोथ है बढ़ेगी, तो उस वजह से जो वाटर में रहने वाले जीव जंतु है, जैसे मछली हो गया, मेंढक हो गया, तो वाटर में जो रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनके अंदर क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से वो मरने लग जाते हैं, और वाटर वाटर कैसा हो जाता है, पोल्यूएंट हो जाता है। तो यूट्रोफिकेशन प्रोसेस है वाटर के अंदर इंक्रीज करने की, इसको इंक्रीज करती है, ये न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करती है। तो ए प्रोसेस वेयर बाय वाटर बॉडी रिसीव्स एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसके द्वारा जो है वाटर बॉडी है वो न्यूट्रिएंट्स की एक्सेस अमाउंट जो है वो ग्रहण करती है, जिस वजह से जो प्लांट ग्रोथ है वो एक्सेस में होने लग जाती है, एल्गी ब्लूम जैसी जो घटनाएं होती है वो देखने को मिलती है। तो इससे एल्गी ब्लूम बनेगा, एल्गी ब्लूम बनने से क्या होगा कि वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो उसमें डिफ्लेक्शन होने लग जाएगा, डिजोल्व ऑक्सीजन की अमाउंट घटने लग जाएगी, जिस वजह से जो जलीय जीव जंतु है जैसे फिश वगैरह, जो मछली वगैरह है वो मरने लग जाएगी, जिस वजह से जो वाटर है वो कैसा हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। तो ये टॉक्सिन जो प्रोडक्शन है वो उत्पन्न करने लग जाएगी। अब इस टॉक्सिक जो प्रदूषित वाटर है उसको पीने से जो मनुष्य है या जो मानव है उसके अंदर जो लिवर डैमेज है, इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी जो श्वसन जो इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। तो ये श्वसन तंत्र और लिवर जो डैमेज है, इसकी घटनाएं हैं वो किसकी वजह से होती है, यूट्रोफिकेशन की वजह से होती है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक पोल्यूएंट। ऑर्गेनिक पोल्यूएंट्स के अंदर मोस्टली जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, हर्बिसाइड्स है, कवकनाशी है, कीटनाशी है, शाकनाशी है, खरपतवारनाशी है, ये जो है वो ऑर्गेनिक पोल्यूएंट्स होते हैं। आप सभी जानते होंगे कि डीडीटी जो है इसका यूज मोस्टली किया जाता था किसके रूप में, पेस्टिसाइड्स के रूप में।
खेतों के अंदर जो है वो कीट कीट जो होते हैं, कीट जो लगे होते हैं, कीटनाशक जो दवा है उसके रूप में किसका यूज़ किया जाता था? डीडीटी का यूज़ किया जाता था। इसके अलावा एंडोसल्फाइन जो है इसका यूज़ भी जो है वो पेस्टिसाइड के रूप में किया जाता था। लेकिन इन दोनों के ऊपर वर्तमान में क्या लगा दिया? बैन लगा दिया, क्योंकि ये दोनों ही क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये आसानी से जो है विघटित नहीं होते, जिस वजह से क्या करते हैं कि ये मिट्टी के अंदर जमा होने लग जाते हैं और मिट्टी के साथ-साथ ये पानी में चले जाते हैं और उस वजह से वुमन के अंदर जो है वो ये पानी के थ्रू ये वुमन जो बॉडी है उसके अंदर आ जाते हैं और वुमन बॉडी के अंदर ये क्या होता है? डिस्ट्रॉय नहीं होते, वहाँ जमा होने लग जाते हैं। जिस वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन की शरीर में कमी होने लग जाती है, इसके साथ-साथ विभिन्न प्रकार की बीमारी देखने को मिलती है। तो इनका जो यूज़ है वो पेस्टिसाइड के कवक न जो खेत वगैरह जो होते हैं, जो फसलें वगैरह होती हैं, उनमें जो कीटनाशक होता है, उसके रूप में इनका यूज़ किया जाता था। तो ये भी जो है वो ऑर्गेनिक पॉल्यूएंट होते हैं, ये वाटर पॉल्यूशन के कारक होते हैं। इसके अलावा अपने पास में इंडस्ट्री है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जैसे फिनोल्स हो गया। इसके अलावा अपने पास में पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स है। इसके अलावा पॉलीक्लोरिनेटेड जो बेंजीन कंपाउंड्स होते हैं, इनका जो यूज़ है वो ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? इंडस्ट्री में इनका यूज़ किया जाता है, वहाँ से ये प्राप्त होते हैं और ये किस प्रकार के होते हैं? ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और ये कार्सिनोजेनिक होते हैं। ये कैंसर जितने भी जो मोस्टली जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर जनित होते हैं। ऑर्गेनिक जो पॉल्यूएंट्स है, जैसे डीडीटी है, फिनोल्स है, पीएचएस है, सीबीएस है, जो ये है, इनके क्या-क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलता है? तो ये जो है, एक तो सबसे पहले तो ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, इसके ये कैंसर के कारक होते हैं। इसके अलावा ये हार्मोन जो है वो डिसऑर्डर कर देते हैं हार्मोन के अंदर। इसके अलावा ये लिवर और किडनी को भी डैमेज कर देते हैं। रिप्रोडक्टिव जो इश्यूज़ हो जाए, जो प्रजनन जो इश्यूज़ होते हैं, जैसे अपने पास में मिसकैरेज होना, इसके अलावा अपने पास में जो भ्रूण है वो उसका जो डेवलपमेंट कम होना, गर्भपात होना, इस प्रकार की जो घटनाएँ होती है वो भी इसकी वजह से देखने को मिलती है। इसके अलावा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको भी ये डैमेज कर देते हैं, प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है उसको भी ये जो ऑर्गेनिक पॉल्यूएंट्स होते हैं वो क्या कर देते हैं? नुकसान पहुँचाते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल पॉल्यूएंट्स। तो फिजिकल पॉल्यूएंट्स के अंदर मेनली जो आते हैं वो आते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स, निलंबित जो पदार्थ ठोस पदार्थ होते हैं। इसके अलावा जो टर्बिडिटी होती है, जो वाटर का मैलापन होता है, गंदापन होता है, टेम्परेचर तापमान, कलर वाटर का, ऑडर गंध वाटर की और टेस्ट, ये जो होता है ये फिजिकल पॉल्यूएंट्स के रूप में होते हैं। अब देखो सस्पेंडेड सॉलिड्स जो निलंबित ठोस पदार्थ होते हैं वो मूड हो सकती है, सिल्ट मतलब जो रेत के कण वगैरह होते हैं। इसके अलावा माइक्रो जो प्लास्टिक है वो सस्पेंडेड जो सॉलिड्स है वो उसके रूप में हो सकते हैं। अब सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से क्या होता है? अगर सस्पेंडेड सॉलिड की मात्रा इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से जो वाटर की टर्बिडिटी होती है, वाटर वाटर जो है वो कैसा हो जाएगा? गंदा हो जाएगा, वाटर मैलापन हो जाएगा। वाटर की टर्बिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। वाटर की टर्बिडिटी इंक्रीज होने की वजह से वाटर के ऊपर जो सनलाइट आ रही थी, ये इनके जैसे ये वाटर साफ वाटर था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो सॉलिड पदार्थ है वो आके जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या कर देते हैं कि जगह ब्लो कर देते हैं। सनलाइट जो आती है, जो सूर्य का प्रकाश आता है, उसकी जगह को ये क्या कर देते हैं? ब्लो कर देते हैं। जिस वजह से जो है वो क्या हो जाता है? फोटो जो सिंथेसिस होता है, प्रकाश जो संश्लेषण होता है, उसमें रिडक्शन हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की घटना कम हो जाती है और प्रकाश संश्लेषण कम होगा तो ऑक्सीजन कम बनेगी, ऑक्सीजन कम बनेगी तो जो एक्वेटिक जो लाइफ होती है, जो जलीय जीव-जंतु की जो जीव होते हैं, वो क्या होने लग जाएँगे? मरने लग जाएँगे, वो डाई होने लग जाएँगे। जिस वजह से वाटर जो है वो किस प्रकार का हो जाएगा? पॉल्यूएंट हो जाएगा। टेम्परेचर अगर अपने पास में इंक्रीज़ कर देते हैं या जो ऐसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, इसका मतलब वाटर कैसा हो गया? हॉट वाटर हो गया। तो जब वो हॉट वाटर को जो कारखाने वगैरह होते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होते हैं, वहाँ से जो निकला हुआ जो गर्म जल होता है, हॉट वाटर होता है, उसको क्या कर देते हैं? नदियों के अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं, नदियों के अंदर बहा देते हैं। जिस वजह से क्या होता है कि ये जो हॉट वाटर है, ये जैसे ही रिवर में जाएगा या किसी पॉन्ड में जाएगा,
तो वहाँ में उसमें जो उपस्थित पानी के अंदर जो उपस्थित ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व जो ऑक्सीजन होती है उसकी अमाउंट डिक्रीज़ हो जाती है। और उसकी अमाउंट डिक्रीज़ होने की वजह से जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाएगी, मतलब जो एल्गी ब्लूम है वो देखने को मिल जाएगा। तो हार्मफुल जो एल्गी ब्लूम्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएँगे। उसके अंदर बैक्टीरियल जो ग्रोथ है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और जिस वजह से जो उस एक्वेटिक लाइफ में जो रहने वाले जीव-जंतु हैं उनकी लाइफ कैसी हो जाएगी, इफ़ेक्टेड हो जाएगी, उनकी लाइफ जो है वो खतरे में आ जाएगी। तो टेम्परेचर की वजह से जो पॉल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं, थर्मल पॉल्यूशन कहते हैं। इसको थर्मल पॉल्यूशन भी कहा जाता है। और ये किसका कारक होता है, ये वाटर पॉल्यूशन का कारक होता है। नेक्स्ट है कलर, ऑडर और टेस्ट। तो जो इंडस्ट्रियल जो डाइज व रंजक वगैरह होते हैं या डीकेड जो ऑर्गेनिक मैटर्स होता है, जो इंडस्ट्री के अंदर जो ऑर्गेनिक पदार्थ वगैरह जो अपशिष्ट पदार्थ वगैरह बचते हैं, तो उनको वाटर में बहा देते हैं। तो उस वजह से ये क्या करते हैं कि वाटर के कलर को चेंज कर देते हैं, वाटर के टेस्ट को चेंज कर देते हैं, वाटर की गंध को चेंज कर देते हैं, जिस वजह से जो वाटर है वो पोल्यूएंट हो जाता है। और विभिन्न प्रकार की जो अस्थमैटिक जो ऐसी बीमारियां, जो अस्थमा जैसी बीमारियां हैं वो देखने को मिलती है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी होते हैं जो हानिकारक इफेक्ट डालते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया, सीजियम हो गया। तो ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, एक तो ये न्यूक्लियर प्लांट से प्राप्त होते हैं, या ये जो मेडिकल वेस्ट वगैरह होता है, मेडिकल जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वहाँ से प्राप्त होते हैं, या जो माइनिंग जो खान वगैरह होती है वहाँ से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्राप्त होते हैं। जब इनको वाटर के अंदर बहा दिया जाता है तो उस वजह से वाटर कैसा हो जाएगा, पोल्यूएंट हो जाएगा। और उस वाटर जो पोल्यूएंट है, जो वाटर जो है, दूषित वाटर जो है, उसको पीने से क्या हो जाएगा, डीएनए या जो जेनेटिक म्यूटेशन है डीएनए में, या जो आनुवंशिक विकार है वो उत्पन्न हो जाएंगे। डीएनए के अंदर जो उत्परिवर्तन है वो देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ कैंसर भी हो जाता है कभी कभार, जो है वो जन्म से जो बीमारियां होती है, डिफेक्ट्स, जो जन्म के जो विकार उत्पन्न होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वजह से। तो ये सारे अपने पास में थे वाटर पोल्यूएंट और उनके वाटर प्यूरिफिकेशन एंड डिसइंफेक्शन टेक्निक, जो वाटर को शुद्धिकरण की विधियां हैं। इसके साथ साथ डिसइंफेक्शन का मतलब क्या होता है, कीटाणु नाश शोधन, मतलब उनको कीटाणु मुक्त करना वाटर को, उनकी जो है वो टेक्निक, कौन कौन सी टेक्निक है उसकी इसमें चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन किसको कहते हैं। तो जो दूषित वाटर है, दूषित वाटर का मतलब है जो पीने योग्य वाटर नहीं है, तो उस दूषित वाटर के अंदर जो प्रेजेंट अनडिजायरेबल जो पदार्थ होते हैं, जो वाटर के टेस्ट को क्या करते हैं, खराब करते हैं। तो उन अनडिजायरेबल जो पदार्थ हैं उनको वाटर में से रिमूव करके वाटर को क्लीन बनाना, पीने योग्य बनाना, और वाटर को जो है वो क्या करना, एकदम से जो है वो पीने के रूप में, सेफ वाटर के रूप में प्रयुक्त करना। इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर का शुद्धिकरण। इसके अंदर एक अपन पढ़ते हैं वो वाटर के शुद्धिकरण के साथ साथ डिसइंफेक्शन, कीटाणु शोधन। कीटाणु शोधन का मतलब होता है कि जो वाटर है, वाटर प्यूरिफिकेशन के द्वारा उसको वो पीने योग्य तो बना दिया, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ जो है वो सूक्ष्म जीव रह जाते हैं। तो उन सूक्ष्म जीवों को, उन कीटनाशकों को जो है वो पूर्ण रूप से हटाना क्या कहलाता है, डिसइंफेक्शन कहलाता है। तो डिसइंफेक्शन जो होता है वो वाटर प्यूरिफिकेशन का एक सब प्रोसेस होता है। इसके द्वारा इसके ऊपर जो मेन फोकस किया जाता है वो किया जाता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सूक्ष्म जीव जंतु है, जो सूक्ष्म जीव है, उनको वाटर में से पूर्ण रूप से खत्म करना, पूर्ण रूप से उनको समाप्त करना, जो है वो डिसइंफेक्शन कहलाता है। अब अपन बात करते हैं कि वाटर जो पोल्यूशन है वो इसके के अंदर कौन कौन सी जो है इम्प्योरिटी हो सकती है, वाटर किस वजह से पोल्यूएंट हो सकता है। तो अपन पहले भी चर्चा की थी कि वाटर जो है वो पोल्यूएंट, इसके 3 प्रकार के कारक होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल और एक होता है बायोलॉजिकल। तो फिजिकल के अंदर सस्पेंडेड सॉलिड्स होता है, इसके अलावा सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, ऑर्गेनिक जो डेब्रीज है, जो ऑर्गेनिक अपने पास में पदार्थ वगैरह होते हैं, उनके जो अपशिष्ट पदार्थ वगैरह होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। केमिकल के अंदर बात करें तो डिजोल्व जो सॉल्ट होते हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इसके अलावा जो नाइट्रेट है, फ्लोराइड्स है, आर्सेनिक है, जो हेवी मेटल्स है, पेस्टिसाइड्स है, इंडस्ट्रियल जो केमिकल्स है, इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स है, हर्बिसाइड्स है, ये सारे केमिकल इम्प्योरिटीज में आते हैं।
बायोलॉजिकल के अंदर बात करें तो बायोलॉजिकल के अंदर बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, पैरासाइट्स हो गया और एल्गी हो गया। अब बात करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन की टेक्निक। तो मेनली जो है वो 5 यहाँ पे टेक्निक जो है 5 प्रोसेस होती है वाटर को प्यूरिफाई करने की। सबसे पहले जो प्रोसेस है वो काम में लेते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, या इसको बोलते हैं आरओ यूवी। अपन जो है वो मोस्टली आजकल सभी के घरों के अंदर जो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए वाटर प्यूरिफायर लगा होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आरओ बोलते हैं। तो ये वाटर जो प्यूरिफायर होता है ये रिवर्स ऑस्मोसिस के ऊपर वर्क करता है। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन आसवन। आसवन रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या हो गया, व्युत्क्रम प्रासरण, हीटिंग या बॉयल उबालना, फिल्ट्रेशन छानना और डिसइंफेक्शन मतलब कीटाणु शोधन करना। तो मुख्य रूप से ये 5 जो स्टेप है वो वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। सबसे पहले बात करें रिवर्स ऑस्मोसिस, तो मेनली जो स्टेप होता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस मेनली स्टेप होता है। रिवर्स जो ऑस्मोसिस है, व्युत्क्रम जो प्रासरण होता है, ये जो नॉर्मल प्रासरण होता है उसका क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। रिवर्स जो ऑस्मोसिस टेक्निक होती है, इसके अंदर क्या किया जाता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज करते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली का यूज किया जाता है। और इसके अंदर जो अपने पास में प्रेशर अप्लाइड किया जाता है वो ऑस्मेटिक प्रेशर से ग्रेटर होता है। तभी जो अपने प्राशन की जो घटना होती है वो क्या होती है, रिवर्स हो जाएगी। जो बाएं दाब लगाएंगे, रिवर्स जो ऑस्मोसिस होते हैं उसके अंदर जो बाएं दाब लगाया जाता है वो प्रासरण से क्या होता है, प्रासरण के दाब से मतलब ज़्यादा होता है, जिस वजह से जो प्रासरण की घटना होती है वो अपोजिट होने लग जाती है और रिवर्स ऑस्मोसिस देखने को मिलता है। अब रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा कि अपने पास में जो प्योर सॉल्वेंट्स होते हैं वो क्या वो जो है वो मूव करेंगे, लेकिन कहाँ से मूव करेंगे, सॉल्यूशन से मूव करेंगे। सॉल्यूशन से जो है वो प्योर जो सॉल्वेंट शुद्ध जो अपने पास में विलायक कण होते हैं वो निकलने लग जाते हैं। और अपने को इस जो रिवर्स ऑस्मोसिस है उसको और ज़्यादा बेटर करने के लिए यूवी जो लाइट है उसके द्वारा इसको जो वाटर है, प्यूरिफाइड जो वाटर है उसको यूवी लाइट के द्वारा परिकीर्णित किया जाता है। उसके ऊपर यूवी जो लाइट है वो डाली जाती है, जिस वजह से क्या हो जाता है कि जो यूवी लाइट्स होती है वो बैक्टीरिया, वायरस जैसे जो ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उनको क्या कर देता है, किल कर देता है, उनको रिमूव कर देता है। अब रिवर्स ऑस्मोसिस में जो वाटर का फ्लो होता है वो हायर सोल्यूट है, हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन से लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन की ओर होता है। और उच्च विलेय जो सांद्रता होती है उससे कम विलेय सांद्रता की ओर होता है। अगर आपको जो है वो रिवर्स ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया है वो पूरी कुछ समझना है तो आप सॉल्यूशन जो चैप्टर चल रहा है, सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसका जो पार्ट 9 है, उस पार्ट 9 का जो वीडियो है उसमें आप जाके इस रिवर्स ऑस्मोसिस की जो पूरी प्रोसेस है वो किस प्रकार से हो रही है उसको आप देख सकते हैं। अब आपको ध्यान करना है कि रिवर्स जो ऑस्मोसिस होता है उसकी वजह से जो है वो क्या-क्या अपने को बेनिफिट देखने को मिलता है, क्योंकि मोस्टली इसका जो भी वाटर प्यूरिफायर के रूप में इसका मोस्टली उपयोग किया जाता है, आप सभी जानते होंगे। तो इसके जो बेनिफिट है वो क्या-क्या देखने को मिलता है, एक तो ये वाटर के टेस्ट को, ऑडर को और जो वाटर की अपीयरेंस होती है उसको उसमें इम्प्रूव करता है। इसके अलावा ये हाईली इफेक्टिव होता है और इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो कंज्यूम नहीं होती है, एनर्जी बहुत कम कंज्यूम होती है। और ये ईज़िली जो है वाटर को क्या कर देता है, क्लीन कर देता है, प्यूरिफाइड कर देता है और ये वेरी कन्वीनिएंट मतलब कि बहुत आसानी से प्रयुक्त किया जाने वाला प्रोसेस होता है। इसको ईज़िली जो है वो यूज़ में लिया जा सकता है और इसके द्वारा बैक्टीरिया, वायरस, पेस्टिसाइड्स, हाइड्रोकार्बन्स, रेडियो एक्टिव जो प्रदूषक पदार्थ होते हैं, इसके अलावा जो कोलाइडल जो पदार्थ होते हैं उनको इसके द्वारा रिमूव किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि किस-किस को ये रिमूव करता है। बैक्टीरिया, वायरस, पेस्टिसाइड के साथ-साथ ये जो है वो रेडियो एक्टिव जो प्रदूषक पदार्थ होते हैं उनको भी ये रिमूव कर देता है। डिस्टिलेशन आसवन के अंदर क्या करते हैं कि सबसे पहले जो इम्प्योर वाटर होता है उसको प्यूरिफाइड किया करने के लिए डिस्टिलेशन में क्या करते हैं कि वाटर को सबसे पहले क्या किया जाता है, फ्लास्क के अंदर गर्म किया जाता है। एक फ्लास्क लेते हैं उसमें वाटर ले लेते हैं और फिर वाटर को जो है वो हीट के द्वारा गर्म किया जाता है। फिर जो अपने को स्टीम उत्पन्न हो रही है
तो इस जो गर्म वाटर है, इससे जो बनने वाली भाप होती है, उसको जो है वो वाटर कोल्ड जो कंडेंसर होता है, जो शीतित जो संघनित्र होता है, उसमें से इसको गुजारा जाता है वाष्प को। शीतित जो ठंडी जो अपने पास में संघनित्र जो लगा होता है, उसमें से जब इस स्टीम को गुजारते हैं, तो जो जो ये स्टीम होती है वो ठंडी हो जाती है, और ठंडी होके ये वाटर जो है वो कैसा हो जाता है, कंडेंस वाटर हो जाता है, मतलब संघनित वाटर बन जाता है। और ये संघनित जो वाटर होता है वो पेयजल के रूप में प्रयुक्त होता है। अभी जो ये डिस्टिलेशन होता है, ये किसको रिमूव करता है? मोस्टली ये जो है दूषित पदार्थ जैसे कि सॉल्ट हो गया, केमिकल्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इसके अलावा जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको भी ये जो है वो वाटर में से क्या करता है, रिमूव करता है। तो मोस्टली ये जो है वो केमिकल जो पदार्थ है, जैसे सॉल्ट्स है, केमिकल्स है, इनको रिमूव करने के लिए किसका यूज किया जाता है? डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हीटिंग। तो आप सभी जानते होंगे, मोस्टली घरों के अंदर जो पहले जो है, जब आरओ का जो सिस्टम नहीं था, जब प्यूरीफाई का सिस्टम नहीं था, तो वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए क्या करते थे कि वाटर को घी गर्म करते थे, गर्म करके फिर इसको ठंडा कर देते, ठंडा करके फिर इसको छान लिया जाता था। तो हीटिंग जो वाटर को जब उबालते हैं, तो वाटर को 20-25 मिनट के लिए उबाला जाता है किसी कंटेनर के अंदर, जिसमें इसमें क्या होता है, जो सस्पेंडेड जो पदार्थ होते हैं, जो निलंबित कण होते हैं, वो एक दूसरे के साथ जमा हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, और वो जो पदार्थ है भारी होने की वजह से वाटर के नीचे बैठ जाते हैं, और जिस वजह से वाटर को क्या कर लेते हैं, और इसके अलावा जो गर्म करने से जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, या जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो मर जाते हैं। और जो सस्पेंडेड जो पदार्थ वगैरह, जो निलंबित कण वगैरह होते हैं, जो अशुद्धियाँ होती है, वो एक साथ इकट्ठी हो जाती है और जल के अंदर नीचे बैठ जाती है। और फिर इस वाटर को क्या कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं, ठंडा करके फिर इसको छान लेते हैं। जो गंदगी वगैरह होती है वो तो नीचे जमा हो जाती है, और वो जो वाटर है वो अपने को ऊपर जो है वो प्राप्त होता है, और फिर उसको छान लेते हैं। छानने से जो अशुद्धियाँ होती है वो छलनी के अंदर आ जाती है, और अपने को जो शुद्ध वाटर है वो प्राप्त हो जाता है। अब फ़िल्ट्रेशन बॉयल करने के बाद में उसको फ़िल्ट्रेशन किया जाता है, छाना जाता है। छानने के लिए अपने को क्या किया जाता है कि जो वाटर जिसको बॉयल किया, बॉयल करने के बाद उसको ठंडा कर दिया, फिर इसको एक कॉलम में से गुजारा जाता है। इस कॉलम के अंदर जो है वो सैंड, जो मिट्टी और जो ग्रेवल्स होते हैं, उनके उनसे युक्त एक कॉलम बना होता है। जिस वजह से क्या होता है, केवल वाटर जो है वो वाटर ही इसमें से जा सकता है। ये कॉलम बना है जिसके अंदर क्या है, अपने पास में इस प्रकार से सैंड्स ग्रेवल का जो है वो एक लगा होता है, फ़िल्ट्रेशन लगा होता है। अब जब इसमें वाटर को प्रदूषित वाटर को डालेंगे, तो इस ये जो कण है, इनमें से केवल जो शुद्ध वाटर है वही यहाँ से बाहर निकल पाता है, बाकी की जो अशुद्धियाँ होती है वो इन्हीं छिद्रों के अंदर जमा हो जाती है, और वाटर जो है वो कैसा हो जाता है, अपने को पीने योग्य हो जाता है। तो फ़िल्ट्रेशन के द्वारा जो सभी प्रकार के सस्पेंडेड मैटर्स होता है उनको रिमूव किया जाता है। लास्ट स्टेप कौन सा है? वाटर डिसइंफेक्शन। वाटर डिसइंफेक्शन में क्या करते हैं, अगर थोड़ी बहुत भी जो अपने पास में कवक वगैरह है, या जो पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी अमाउंट रह जाती है, तो उनको डिसइंफेक्शन के द्वारा उनको दूर किया जाता है। तो वाटर डिसइंफेक्शन का मेन पर्पज़ क्या होता है? इसके द्वारा जो है ड्रिंकिंग जो वाटर है उसमें से बैक्टीरिया, माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है, उनको पूर्ण रूप से निकालना, या वाटर को पूर्ण रूप से फ्री करना, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पूर्ण रूप से फ्री करना क्या कहलाता है? डिसइंफेक्शन कहलाता है। इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान करना है कि डिसइंफेक्शन की मुख्यतः 3 प्रोसेस होती है, 3 इसके अंदर मेथड्स होते हैं। एक होता है क्लोरीनेशन, क्लोरीनीकरण, ओज़ोनीकरण, और एक होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेडिएशन। ये 3 जो प्रोसेस है वो प्रयुक्त किए जाते हैं, जिसके अंदर जो अल्ट्रावायलेट प्रोसेस है वो आजकल जो है वर्तमान के अंदर सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला प्रोसेस है। इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। अगर आपको पूछे तीनों में से सबसे बेस्ट प्रोसेस कौन सा है, तो कौन सा है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्लोरीनेशन, क्लोरीनीकरण में क्या करवाते हैं? सबसे पहले क्लोरीन को वाटर के अंदर ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से जो क्लोरीन होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट कर लेती है। रिएक्ट करके ये बना लेती है हाइपोक्लोरस एसिड, और हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो अम्ल का निर्माण करती है। अब ये जो हाइपोक्लोरस जो अम्ल होता है, ये मेनली ये जो मोर इफेक्टिव होता है जर्म्स को मारने में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उनको समाप्त करने में मोस्टली जो प्रयुक्त जो इनमें से कौन सा होता है? हाइपोक्लोरस एसिड।
अब ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन को जब वाटर में सप्लाइड किया जाता है तो 3 प्रकार से क्लोरीन को वाटर के अंदर जो है वो सप्लाई किया जा सकता है, या तो एलिमेंटल मतलब क्लोरीन गैस के रूप में, या क्लोरीन अमीन के रूप में, या हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के रूप में। हाइपोक्लोराइड मोस्टली लेते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl, जो ब्लीच का काम करता है, विरंजक वगैरह का काम करता है। या ड्राई कैल्शियम जो हाइपोक्लोराइड है उसका जो है वो यूज किया जाता है क्लोरीनीकरण के अंदर। इसमें क्या होता है, क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट कर लेती है, हाइपोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोराइड अम्ल बना लेती है, और ये जो हाइपोक्लोरिक एसिड है ये फिर टूट जाता है H+ और OCl- सोल्ट बना लेता है ये। तो क्लोरीनेशन के अंदर सबसे जो मेन इफेक्टिव जो जर्म्स को मारने वाला होता है वो कौन होता है, हाइपोक्लोरस एसिड। ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना आपको। तो हाइपोक्लोरस जो एसिड होता है वो मोस्ट इफेक्टिव होता है जर्म्स किलर के लिए, सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए। और जो क्लोरीनेशन की जो डिसइंफेक्शन जो एक्शन होता है उसके अंदर मेनली जो है वो किस वजह से क्लोरीन जो है वो डिसइंफेक्शन एक्शन प्रदर्शित करता है। एक तो हाइपोक्लोरस एसिड की वजह से और एक हाइपोक्लोराइड आयंस की वजह से। हाइपोक्लोराइड आयन और हाइपोक्लोरस एसिड की वजह से जो क्लोरीनीकरण है वो डिसइंफेक्शन रिएक्शन प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है ओजोन है। तो ओजोन जो होती है वो ओजोन एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है और ये स्ट्रॉन्गली डिसइंफेक्टेंट होता है। ये मोस्टली जो कीटाणु होता है कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है। ओजोन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है और ये क्या करता है कि फ्री रेडिकल हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोक्सी OH फ्री रेडिकल बनाता है। और ये जो फ्री हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल्स होता है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स है उनके साथ रिएक्ट करता है, और उनके साथ रिएक्ट करके वाटर में जो अपने पास में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बैक्टीरिया वगैरह उनको क्या कर देता है, मार देता है, उनको खत्म कर देता है। ओजोनीकरण जो होता है वो क्लोरीनीकरण की तुलना में मोस्ट इफेक्टिव है। क्लोरीनीकरण की तुलना में इफेक्टिव तो ज़्यादा है लेकिन ये कॉस्टली होती है और इसको मेंटेन करना डिफिकल्ट है, इसलिए इसका जो ज़्यादा यूज है वो नहीं किया जाता। अल्ट्रावायलेट सबसे जो है वर्तमान के अंदर सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला प्रोसेस कौन सा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अंदर क्या किया जाता है कि जो अपने पास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो सेल वॉल होती है, जो कोशिका भित्ति होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसके ऊपर यूवी लाइट डाली जाती है। यूवी लाइट जो होती है उसको जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है उसके ऊपर उसकी कोशिका भित्ति के अंदर प्रवेश करवाया जाता है, जिसकी वजह से ये यूवी लाइट क्या करती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, उसको उसमें डैमेज कर देती है, जिस वजह से इस सेल का आगे रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता। सेल जो है वो आगे और प्रजनन नहीं कर पाती और इसकी अभिवृद्धि नहीं हो पाती, जिस वजह से जो ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो धीरे धीरे घटने लग जाते हैं और एक क्या हो जाता है, लास्ट में समाप्त हो जाते हैं। वर्तमान के अंदर सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली जो टेक्निक है वो यूवी रेडिएशन टेक्निक है। ये यूवी रेडिएशन जो टेक्निक है वो हाउस होल्ड जो वाटर है, इसके अलावा जो लार्ज स्केल जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके अंदर डिसइंफेक्शन के अंदर प्रयुक्त की जाती है। इसके अलावा जो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होती है वो अपने को लो या मीडियम जो फ्लैश लैंप है उसके द्वारा अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है ये यूवी लाइट है वो उत्पन्न की जा सकती है, जनरेट की जा सकती है, इसलिए भी इसका जो यूज है वो ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट है वाटर ट्रीटमेंट। तो वाटर ट्रीटमेंट एक प्रकार का वाटर प्यूरिफिकेशन ही है। इसके मेन तो आपको ये ध्यान रखना है, इसके 5 स्टेप होते हैं। वाटर ट्रीटमेंट का हो या वाटर प्यूरिफिकेशन के हो, जो ऊपर ऊपर अपन ने पढ़ी थी वो मेथड पढ़े थे, यहाँ पे प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या होता है, कोएगुलेशन होता है। सबसे पहले जो अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको एक साथ जमा किया जाता है। फिर उनका फल्कुलेशन होता है, फिर उनको जो है वो और ज़्यादा उनके गुच्छे बनाए जाते हैं। फिर उनका सेडिमेंटेशन किया जाता है, उनका अवसादन किया जाता है, मतलब उनको जो है वो निलंबित कणों में चेंज करके उनको जो पानी के नीचे बिठाया जाता है। फिर उनका क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, और फिल्ट्रेशन के बाद में सबसे लास्ट में क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन किया जाता है। तो ये वाटर ट्रीटमेंट या ये वाटर प्यूरिफाई की प्रोसेस है।
आपको ये ध्यान रखना, कभी क्रम पूछा जा सकता है आपको कि कौन से क्रम में किया जाता है। सबसे पहले कोएगुलेशन, फिर पल्कुलेशन, फिर सेडिमेंटेशन, फिर फिल्ट्रेशन और फिर सबसे लास्ट में करते हैं डिसइंफेक्शन। अब कोएगुलेशन क्या होता है? कोएगुलेशन का मतलब है जमाव। तो कोएगुलेशन में क्या करता है, जो पॉजिटिवली चार्ज जो केमिकल्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज जो केमिकल्स हैं जिनको कोएगुलेशन में प्रयुक्त करते हैं उनको बोलते हैं कोएगुलेंट, जमाव पदार्थ। तो इनके रूप में ये पूछा जाता है, ध्यान रखना आपको। तो कोएगुलेंट पदार्थ के रूप में मोस्टली यूज किया जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट का, फिटकरी जो होती है उसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा फेरिक एलम का यूज़ करते हैं, फेरिक क्लोराइड का यूज़ करते हैं या फेरिक सल्फेट का यूज़ करते हैं। इनको वाटर के अंदर मिलाया जाता है, फिर वाटर को क्या किया जाता है, वो रिपीटली उसको वाटर को के अंदर मिक्स कर देते हैं, जिस वजह से ये जो एलम है या फिर जो एल्यूमिनियम सल्फेट है वो वाटर के साथ में जुड़ के क्या बना लेता है, अपने को वाटर हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल बना देता है, मतलब जमाव कर देता है। एल्यूमिनियम जो हाइड्रोक्साइड का है, इसका अपने को जमाव प्राप्त हो जाता है। अब अपने को एल्यूमिनियम जो अशुद्धियाँ होती है वो क्या हो जाती है इस एल्यूमिनियम +3 के साथ में। एल्यूमिनियम +3 जो आयन्स है वो क्या करता है कि जो ऋणावेशित अशुद्धियाँ होती है उनको अपने साथ में क्या कर देता है, जोड़ देता है, उनको साथ में उनको जोड़ के उनको एक साथ बिठा देता है, जिस वजह से ये एक साथ जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं। आपने सभी देखा होगा घरों के अंदर मोस्टली जो है वो फिटकरी वाटर को शुद्धिकरण करने के लिए फिटकरी का यूज़ करते हैं। अब ये इस प्रोसेस इसका पर्पज़ क्या है, मेन कोएगुलेशन का मेन पर्पज़ क्या होता है? इसका पर्पज़ होता है जो नेगेटिव जो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो फाइन सब्सटेंस पार्टिकल्स होते हैं, जैसे डस्ट है, ऑर्गेनिक मैटर है, वो नॉर्मली एक दूसरे को तो रिपेल करते हैं, एक दूसरे को तो प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन जैसे उन एल्यूमिनियम अपन उसके अंदर मिलाएँगे वाटर के अंदर, तो ये जो नेगेटिवली चार्ज जो कंपाउंड्स होते हैं, वो एल्यूमिनियम के साथ में न्यूट्रलाइज़ हो जाएँगे, इसके साथ में उदासीकरण हो जाएँगे, उदासीकरण होके ये एक साथ आ जाएँगे और ये एक साथ जो है वो जमा हो जाएँगे। पल्कुलेशन का मतलब गुच्छे बनाना। अब सबसे पहले स्टेप में क्या किया, उन पदार्थों को एक-दूसरे जो नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है, उनको आपस में रिएक्ट करवाया, जिसकी वजह से वो क्या हो गए, एक साथ जमा हो गए, एक साथ जमा होने लग गए। अब उसका क्या जाता है, इनके गुच्छे बनाए जाते हैं ऐसे। इनका क्या करते हैं, पदार्थों को आपस में जो है वो रिएक्ट करके इनको गुच्छे बनाए जाते हैं, इनको एक साथ लाया जाता है, इनकी संरचना को बड़ा किया जाता है। तो फल्कुलेशन में क्या करते हैं कि वाटर को क्या करते हैं कि धीरे-धीरे हिलाया जाता है वाटर को। वाटर को धीरे-धीरे क्या करते हैं, हिलाते हैं ऐसे। जिस वजह से क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो जमा ज ज पदार्थ जमा हो रखे तो वो सारे एक-दूसरे के पास-पास आने लग जाते हैं, पास-पास आके गुच्छे बना लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि वाटर को जो है वो जेंटली धीरे-धीरे जो है उसको हिलाया जाता है, जिस वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक-दूसरे के पास आते हैं और कोलाइड स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके साथ कोलाइड के बाद में वो लार्ज फॉर्म में परिवर्तित हो जाते हैं और ये हेवियर क्लस्टर मतलब गुच्छे जो है वो बना लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, फ्लूक बोलते हैं। मतलब जो जमे हुए पदार्थ हैं उनका एक-दूसरे के साथ में जुड़ के कोलाइडल और लार्ज स्केल के रूप में एक-दूसरे के साथ जुड़ना, उसको क्या बोलते हैं, फ्लूक गुच्छे बोलते हैं। फ्लूक या गुच्छे बना लेते हैं। अब इसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि जो पार्टिकल्स जो बड़ी साइज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इज़िली जो है वो वाटर के अंदर से नीचे सेटल हो जाते हैं, वाटर के अंदर नीचे बैठ जाते हैं, ये गुच्छे बनेंगे, ये वो गुच्छे जो है वो क्या हो जाएँगे या वाटर के नीचे आके जो है वो जमा हो जाएँगे और वाटर को इज़िली जो है वो फ़िल्ट्रेशन किया जा सकता है, इज़िली जो वाटर को जो है वो क्या किया जा सकता है, उसको छाना जा सकता है। सेडिमेंटेशन और सेटलिंग। अब गुच्छे तो बन गए, गुच्छे बनने के बाद भी जो पदार्थ है वो पूर्ण रूप से नीचे नहीं बैठ पाते हैं। तो इनको क्या किया जाता है, ग्रेविटी के द्वारा इनके अंदर फिर जो गुच्छे होते हैं उनके अंदर वाटर सप्लाई की जाती है, वाटर फ्लो किया जाता है, जिसकी वजह से जो अपने पास में हेवी फ्लूक जो बनते हैं, जो बड़े-बड़े जो गुच्छे बनते हैं, वो क्या हो जाते हैं कि ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो जो वाटर के अंदर जो है वो नीचे सेटल हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं और एक लेयर बना लेते हैं, स्लज मतलब जो कीचड़ वगैरह होते हैं उसकी एक लेयर बन जाती है, कीचड़ की एक लेयर प्राप्त हो जाती है। अब सेडिमेंटेशन क्या करता है कि इसके द्वारा जो बल्क जो सस्पेंडेड जो सॉलिड्स होता है, जो निलंबित कण होते हैं,
उनको बल्क के अंदर उनको रिमूव किया जाता है और इसके द्वारा फ़िल्ट्रेशन में जाने से पहले लगभग 90% जो अशुद्धियाँ होती है उसको सेडिमेंटेशन के द्वारा बाहर किया जाता है, उनको रिमूव किया जाता है। अब जो बचा हुआ जो अपने पास में अशुद्धियाँ हैं, जो 10% अशुद्धियाँ रहती है, उनको क्या करता है फ़िल्ट्रेशन के द्वारा उनको शुद्धिकरण कर लेते हैं, उनको बाहर निकाल देते हैं। तो फ़िल्ट्रेशन में क्या करते हैं कि क्लीन वाटर ऑन टॉप आप अभी अपन ने देखा सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जो बड़े-बड़े जो गुच्छे होते हैं, वो एक-दूसरे के साथ में जुड़कर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है वो वाटर के नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्के-हल्के जो पदार्थ होते हैं, वो कहाँ रहेंगे, वाटर के ऊपर रहते हैं। तो जो फाइन अपने पास में जो छोटे-छोटे जो पदार्थ होते हैं, जैसे ग्रेवियल जो है, ग्रेवियल जो बड़े-बड़े कण होते हैं, वो तो टॉप बॉटम में होते हैं, वाटर के नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन जो वो कोरस अपने पास में सैंड या जो फाइन सैंड होती है, जो बारीक बालू का मिट्टी होती है, वो क्या होती है, वाटर के ऊपर रहती है। तो इनको फ़िल्ट्रेशन के द्वारा दूर किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो रिमेनिंग जो स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं, जो हल्के होने की वजह से जो नीचे नहीं बैठ पाते और वाटर के ऊपर ही रहते हैं, उनको फ़िल्ट्रेशन के द्वारा दूर किया जाता है। इसके साथ-साथ जो पैरासाइट्स है, कुछ बैक्टीरिया है, वायरस है, उनको भी जो सेटल नहीं हो पाते, उनको भी फ़िल्ट्रेशन के द्वारा रिमूव किया जाता है। ये ध्यान रखना है आपको 2 प्रकार के फ़िल्टर्स यूज़ में करते हैं। एक तो रहता है स्लो सैंड फ़िल्टर, एक रहता है रैपिड सैंड फ़िल्टर। स्लो सैंड जो फ़िल्टर होता है, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल फ़िल्टर, बायोलॉजिकल फ़िल्टर। और जो रैपिड सैंड होता है, इसको बोलते हैं मैकेनिकल मैकेनिकल फ़िल्टर। तो स्लो सैंड जो फ़िल्टर होता है, इसको बायोलॉजिकल फ़िल्टर भी बोलते हैं। इसमें बायोलॉजिकल लेयर बनती है, उसके अंदर बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोज़ोआ जैसे जो है सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। और ये क्या करता है, बायोलॉजिकली जो सूक्ष्म जीव होता है, उनको मारने का काम करता है। ये इस फ़िल्ट्रेशन के द्वारा बायोलॉजिकल जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म को रिमूव किया जाता है। अब इसके अंदर आपको ध्यान रखना कौन सी लेयर बनती है, बायोलॉजिकल लेयर बनती है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से फ़िल्टर में बायोलॉजिकल लेयर प्राप्त होती है, तो स्लो जो सैंड फ़िल्टर है उसके अंदर बायोलॉजिकल लेयर प्राप्त होती है। स्लो जो सैंड फ़िल्टर होता है वो इफ़ेक्टिव होता है, इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है और इसके अंदर किसी भी प्रकार की केमिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये बायोलॉजिकली होता है। इसमें जो पार्टिकल्स या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उनको बायोलॉजिकल रिमूव किया जाता है, जिस वजह से किसी भी केमिकल की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो है वो इसकी कुछ कमियां भी है, डिसएडवांटेज भी है। जैसे एक तो ये स्लो प्रोसेस है, इसका नाम भी स्लो है। इसके साथ साथ इसके लिए लार्ज एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। जो स्लो सैंड प्रोसेस होता है, उसको करवाने के लिए अधिक एरिया की आवश्यकता पड़ती है। रैपिड जो सैंड फ़िल्टर है, इसको मैकेनिकल फ़िल्टर भी बोलते हैं और ये फ़ास्ट होता है, इसका नाम भी फ़ास्ट है। तो ये फ़ास्ट जो होता है, इसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो मैकेनिकल जो अपने पास में विधियाँ होती हैं, मेथड्स होता है, उनको फ़िल्टर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसके द्वारा जो है वो तुरंत जो है वो वाटर को क्लीन किया जा सकता है। ये फास्ट प्रोसेस है, आसानी से इजीली जो है वो कम समय के अंदर फिल्ट्रेशन कर देता है और इसका मोस्टली जो यूज है वो ट्रीटमेंट जो प्लांट्स होते हैं उसमें किया जाता है। डिसइंफेक्शन का मतलब होता है कि वाटर को कीटाणु जो शोधन है वो करना या वाटर को कीटाणु मुक्त करना। तो डिसइंफेक्शन में क्या करते हैं, जो डिसइंफेक्ट पदार्थ होते हैं उनके रूप में अपन जैसे ऊपर बात कर चुके हैं कि डिसइंफेक्शन के रूप में 3 प्रकार के मेथड्स होते हैं। एक क्लोरीनीकरण, एक होता है ओजोनीकरण और एक होता है यूवी रेडिएशन। तो क्लोरीनीकरण के अंदर क्लोरीन ले सकते हैं या क्लोरामीन ले सकते हैं या हाइपोक्लोराइड ले सकते हैं। दूसरा ओजोन है, तीसरा है यूवी लाइट। तो इनको डिसइंफेक्ट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और इनको प्रयुक्त करके फिर वाटर को फिल्ट्रेट किया जाता है। अब डिसइंफेक्शन का मेन पर्पज़ क्या होता है? मेन इसका पर्पज़ होता है जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है जैसे बैक्टीरिया, वायरस है, उनको वाटर में से पूर्ण रूप से समाप्त करना, उनको वाटर में से जो है वो रिमूव करना, मेन जो है वो डिसइंफेक्शन का पर्पज़ होता है। ट्रीटमेंट के क्लासिफिकेशन की बात करें, ये आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। वाटर जो ट्रीटमेंट मेथड्स होते हैं उनको 4 मुख्य रूप से 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है प्रीलिमिनरी मतलब प्रारंभिक, सेकंड है प्राइमरी मतलब प्राथमिक, प्राइमरी ये है प्रारंभिक, प्राइमरी का मतलब है प्राथमिक, सेकेंडरी का मतलब है द्वितीयक
टर्शरी का मतलब है तृतीयक या एडवांस, ये एडवांस ट्रीटमेंट है तृतीयक, और लास्ट में डिसइंफेक्शन। अब ये जो अपन ने ऊपर प्रोसेस पढ़े थे वो कौन कौन से प्रोसेस जो है वो किस किस ट्रीटमेंट के, ये आपको ध्यान रखना है केवल। जैसे जो प्रारंभिक ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर सबसे पहले इनटेक स्ट्रक्चर प्राप्त की जाती है। सबसे पहले क्या करते हैं, रो वाटर जो होता है उसको कलेक्ट किया जाता है सोर्स में से, और फिर उनको डिजाइन किया जाता है और उनका सेडिमेंटेशन किया जाता है, और फिर स्क्रीनिंग की जाती है। वाटर की क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, और स्क्रीनिंग करने से जो फ्लोटेटिंग जो मटेरियल्स होते हैं, जो वाटर के ऊपर जो पदार्थ तैरते रहते हैं, उनको इसके द्वारा रिमूव किया जाता है। प्राइमरी प्राइमरी जो अपने पास में प्रारंभिक जो ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर जो जल के ऊपर जो पत्ते वगैरह होते हैं, जो हल्के फुल्के जो पदार्थ होते हैं, केवल उनको इसके द्वारा रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट है प्रारंभिक। प्रारंभिक के अंदर क्या करते हैं अपने, प्राथमिक प्राथमिक के अंदर क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं। सेडिमेंटेशन में क्या करते हैं, जो इसके अंदर कोएगुलेशन और फल्कुलेशन करते हैं। सबसे पहले कोएगुलेशन करेंगे, फिर कोएगुलेशन के बाद में फल्कुलेशन, उनके गुच्छे बनाएंगे, गुच्छे बनाने के बाद में उनको सेटल डाउन करेंगे, और सेटल डाउन करना, ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, प्राथमिक ट्रीटमेंट कहलाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या आता है, फिल्ट्रेशन आता है। फिर उनका सेडिमेंटेशन होने के बाद में पदार्थों को क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, और फिल्टर का जो प्रोसेस है वो किसका है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट का होता है। टर्शरी और एडवांस जो ट्रीटमेंट है इसके अंदर कुछ एडवांस जो प्रोसेस है वो प्रयुक्त की जाती है, जैसे एक्टिवेटेड कार्बन फिल्ट्रेशन। तो एक्टिवेटेड जो कार्बन फिल्ट्रेशन होता है इसके द्वारा वाटर का जो कलर होता है, ऑर्डर होती है, ऑर्गेनिक जो केमिकल्स होते हैं उनको एब्जॉर्प्शन के द्वारा, अवशोषण के द्वारा और अधिशोषण के द्वारा, अधिशोषण के द्वारा एक्टिवेटेड जो कार्बन होता है वो अधिशोषक के रूप में प्रयुक्त होता है, और इसका जो ये अधिशोषक के द्वारा इन जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको ये रिमूव करता है। और एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर एक प्रयुक्त करते हैं आयन एक्सचेंज प्रोसेस, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। आयन एक्सचेंज प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार के रेंजिन प्रयुक्त किए जाते हैं। धनात्मक ऋणात्मक जो रेंजिन होता है वो प्रयुक्त करते हैं, और इसके द्वारा वाटर की जो हार्डनेस है, नाइट्रेट आयंस है, या हेवी जो मेटल्स होते हैं उनको, ये पूछा जा सकता है आपको, हेवी मेटल्स को किसके द्वारा रिमूव किया जाता है, तो आयन एक्सचेंज प्रोसेस के द्वारा हेवी मेटल्स को रिमूव किया जाता है। इसके अलावा जो नाइट्रेट्स आयंस है उनको भी आयन एक्सचेंज मेथड के द्वारा रिमूव करते हैं। और इसका जो मेन यूज किया जाता है वो वाटर को सॉफ्ट करने में किया जाता है। वाटर को सॉफ्टनिंग करने में किसका यूज करते हैं, आयन एक्सचेंज प्रोसेस का किया जाता है। जो कैल्शियम मैग्नीशियम होते हैं वो वाटर के हार्डनेस के कारण होता है, उनको रिमूव करके उनकी जगह जो है दूसरे जैसे आयंस हैं उनको प्रयुक्त किया जाता है, जिस वजह से वाटर क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। जैसे जियोलाइट वगैरह जो होता है उसका प्रयुक्त करते हैं। ये रिवर्स ऑस्मोसिस भी एडवांस जो ट्रीटमेंट है, या टर्शियरी जो ट्रीटमेंट है उसका ही भाग होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस में जो प्रेशर होता है वो ऑस्मेटिक प्रेशर से ग्रेटर होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा टोटल डिजोल्व सोलिटिडियस फ्लोराइड्स, आर्सेनिक, हेवी मेटल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उनको इसके द्वारा रिमूव किया जाता है। में प्रयुक्त करते हैं आजकल, ये जो मेथड है वो सबसे ज़्यादा प्रयुक्त करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, साइंस की वह ब्रांच होती है जिसके अंदर नैनो स्केल के ऊपर जो मटेरियल्स होते हैं उनको डिजाइन किया जाता है, उनका प्रोडक्शन किया जाता है, और उनका जो यूज है वो नैनो स्केल के ऊपर किया जाता है। नैनो स्केल का मतलब क्या होता है कि 1 से जो 100 नैनोमीटर्स की जो रेंज होती है उसको क्या बोलते हैं, नैनो स्केल। और इस नैनो स्केल की वजह से जो नैनो पार्टिकल्स होता है उनकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो यूनिक देखने को मिलती है। जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनकी तुलना में नैनो स्केल जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि नैनो स्केल या जो नैनो मटेरियल्स होते हैं उनका जो सरफेस एरिया होता है वो हाई होता है, और सरफेस एरिया हाई होने की वजह से इनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो भी हाई होती है। इनके अंदर ज़्यादा जो है वो एब्जॉर्प्शन, अधिशोषण की क्षमता ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा इनके अंदर न्यू इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल और एंटी माइक्रोबायल जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी पाई जाती है। तो इन्हीं सभी प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो नैनो टेक्नोलॉजी है इसका यूज वाटर प्यूरिफिकेशन में करते हैं।
तो नैनो टेक्नोलॉजी जो वो होती है वो हाईली इफेक्टिव होती है वाटर प्यूरिफाई करने के अंदर, वाटर को प्यूरिफिकेशन में। ये जो टेक्नोलॉजी होती है वो एफिशिएंट होती है, बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है, इसके अलावा लो कॉस्ट होती है और एडवांस सॉल्यूशन होता है। जो ट्रेडिशनल या जो कन्वेंशनल जो प्यूरिफिकेशन मेथड होते हैं, जो परंपरागत जो प्यूरिफिकेशन मेथड्स थे, उनकी कुछ कमियाँ थी, जैसे कि जो कन्वेंशनल जो मेथड्स होते हैं, उनके द्वारा जो नैनो लेवल के जो पॉल्यूएंट्स होते हैं, उनको इसके द्वारा रिमूव नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल मेथड होते हैं, उनके अंदर टाइम ज़्यादा लगता है, एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है और इसके अलावा इनके अंदर जो है वो कुछ सेकेंडरी जो वेस्ट पदार्थ हैं, वो भी प्रोड्यूस होते हैं। तो इन्हीं सभी कमियों को दूर करने के लिए तो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल प्यूरिफिकेशन मेथड है, उसकी तुलना में जो नैनो टेक्नोलॉजी मेथड होता है, वो मोर इफेक्टिव होता है। क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो लो कॉस्ट पे होता है, इसके अलावा इसके अंदर किसी भी प्रकार के वेस्ट जो पदार्थ है वो जनरेट नहीं होते हैं। तो आपको अगर पूछा जाए नैनो टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल मेथड में से ज़्यादा प्रयुक्त मेथड कौन सा है, तो नैनो टेक्नोलॉजी है। अब नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा सभी प्रकार के जो दूषित पदार्थ होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। दूषित जो पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि वाटर जो पोल्यूएंट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ये सभी अपन देख चुके हैं। अब जो नैनो टेक्नोलॉजी होता है उसके अंदर नैनो जो मटेरियल्स होते हैं, वो किस टाइप के जो नैनो मटेरियल्स होते हैं उनको वाटर प्यूरिफिकेशन में प्रयुक्त करते हैं। तो टाइप ऑफ नैनो मटेरियल्स यूज्ड फॉर इन वाटर प्यूरिफिकेशन, तो एक तो होता है कार्बन बेस, एक होता है मेटल बेस, एक होता है मेटल ऑक्साइड बेस। इस प्रकार के जो नैनो मटेरियल्स होते हैं उनको वाटर प्यूरिफिकेशन में प्रयुक्त किया जाता है। फर्स्ट बार कितने करें कार्बन बेस्ड जो नैनो मटेरियल्स है, तो कार्बन जो बेस्ड नैनो मटेरियल उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रयुक्त करते हैं कार्बन नैनो ट्यूब का। कार्बन जो नैनो ट्यूब होती है, इसकी जो संरचना होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। इसके अलावा जो कार्बन नैनो ट्यूब होता है, इसके अंदर जो इसकी स्ट्रेंथ होती है, जो इसकी क्षमता होती है, वो वेरी हाई होती है और इसका जो सरफेस एरिया होता है वो हाई होने की वजह से इसके अंदर जो अधिशोषण की क्षमता होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये इजीली जो पोल्यूएंट्स होते हैं उनको अधिशोषित कर लेता है, अधिशोषित करके उनको वाटर में से रिमूव कर देता है। तो कार्बन नैनो ट्यूब के द्वारा मोस्टली जो रिमूव होते हैं वो बैक्टीरिया, सोल्ट, इसके अलावा जो ऑर्गेनिक पोल्यूएंट्स होते हैं उनको इसके द्वारा रिमूव किया जाता है। कार्बन बेस्ड जो नैनो मटेरियल्स है उसके अंदर सेकंड कौन सा है, ग्रेफीन और ग्रेफीन ऑक्साइड। ग्रेफीन एक प्रकार का किसके होते हैं, कार्बन एटम्स होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स होती है। जो ग्रेफीन जो लेयर होती है वो हाईली परमिसिबल लेयर होती है और ये स्ट्रॉन्ग होती है, फ्लेक्सिबल होती है और केमिकली स्टेबल होती है। इस वजह से इसके द्वारा जो हैवी मेटल्स है या जो रंजक है, डाइज है, उनको इसके द्वारा रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट सेकंड कौन सा है, मेटल नैनो पार्टिकल्स। मेटल नैनो पार्टिकल्स के अंदर जैसे सिल्वर मेटल हो गया, गोल्ड मेटल हो गया, इनका जो उपयोग है वो वाटर प्यूरिफिकेशन में किया जाता है। सिल्वर नैनो पार्टिकल्स, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सिल्वर जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं इनका यूज वाटर प्यूरिफिकेशन में क्यों करते हैं, क्योंकि जो सिल्वर नैनो पार्टिकल्स होता है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्गली एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखते हैं। सिल्वर नैनो पार्टिकल्स के अंदर एंटी बैक्टीरियल जो प्रॉपर्टी होती है वो हाई होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, इस वजह से इसका यूज जो है वाटर प्यूरिफिकेशन किया जाता है। अब जो सिल्वर नैनो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, कि बैक्टीरिया को मार देते हैं, किल कर देते हैं। कैसे? ये सबसे पहले क्या करते हैं कि जो बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका जो झिल्ली होती है, उसको डैमेज करते हैं, जिस वजह से जो डीएनए रिप्लेक्शन वगैरह होता है, रिप्लिकेशन होता है, या जो इसका सेल का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको क्या कर देती है, बंद कर देती है, जिस वजह से धीरे-धीरे जो बैक्टीरिया होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अब जो सिल्वर नैनो पार्टिकल्स है इसका जो यूज है वो हाउस होल्ड जो वाटर फिल्टर है, इसके अलावा जो पोर्टेबल जो पेयजल जो प्यूरिफिकेशन बोटल्स है उनके अंदर इसका यूज किया जा सकता है। मतलब इसका जो यूज है वो हाउस होल्ड वाटर में भी कर सकते हैं और जो पोर्टेबल जो वाटर है उसके अंदर भी इसका यूज किया जा सकता है। जो रोड वगैरह बनी हुई प्यूरिफाई वगैरह होता है उनके अंदर जो रोड बनी होती है वो सिल्वर की रोड बनी होती है। सेकेंड है गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। जो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स होते हैं ये जो मेनली वो सेंसनिंग पोल्यूएंट्स होते हैं, सेंसिबल होता है पोल्यूएंट्स के प्रति और इजीली जो है वो पोल्यूएंट्स को पहचान लेते हैं
और ये इजीली जो है टॉक्सिक जो सब्सटेंस होते हैं उनको डिटेक्ट कर लेते हैं और इनको डिटेक्ट करने के बाद में इनको इजीली जो है वो रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, मेटल ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स। मेटल ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स जैसे आयरन ऑक्साइड हो गया, टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। ये जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर प्यूरिफिकेशन में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब जैसे कि अपन बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं आयरन ऑक्साइड की। तो आयरन जो ऑक्साइड होता है ये रिमूव करता है आर्सेनिक और जो हेवी मेटल्स होते हैं। मोस्टली किसको रिमूव करता है? आर्सेनिक मेटल को रिमूव करता है। इसके साथ-साथ आर्सेनिक के अलावा जो दूसरी हेवी मेटल्स है जैसे लेड हो गया, मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया, उनको भी आयरन ऑक्साइड के द्वारा रिमूव किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि आयरन जो ऑक्साइड्स है इसका जो यूज़ है वो सेपरेशन के अंदर इजीली इसका यूज़ करते हैं। ये वाटर में से जो हेवी मेटल्स होते हैं उनको इजीली सेपरेट करने में प्रयुक्त होता है। क्योंकि इसके अंदर जो है इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो मैग्नेटिक नेचर का होता है। ये चुंबकीय नेचर का होने की वजह से ये आसानी से जो पदार्थ है उनको क्या कर देता है, चुंबक के द्वारा उन पदार्थों को रिमूव कर देता है, उनका सेपरेशन वाटर में से कर देता है। तो चुंबकीय प्रकृति के कारण ये इजीली सेपरेशन कर पाता है। टाइटेनियम जो डाइऑक्साइड होता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड का जो मेन यूज़ किया जाता है वो कैटालिस्ट डिग्रेडेशन में करते हैं। आपने नैनो जो पार्टिकल्स होता है उनके यूज़ में देखा होगा कि जो जिंक ऑक्साइड है, वो जो टाइटेनियम ऑक्साइड है, उनका जो यूज़ है वो सनस्क्रीन के लोशन के रूप में करते हैं क्योंकि ये आने वाली जो यूवी की रेज होती है उनसे स्किन्स की क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। तो ये क्या करता है, कैटालिटिक डिग्रेडेशन करता है कि प्रकाश की उपस्थिति में जो सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं, जो सूक्ष्म जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनका डिग्रेडेशन कर देता है, उनको रिमूव कर देता है, उनको किल कर देता है। और जो जिंक ऑक्साइड होता है वो एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल जो प्रॉपर्टी है वो रखता है। तो ये क्या करता है, जो फंगल होते हैं, वो जो बैक्टीरियल पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है, रिमूव करता है, उनको समाप्त करता है। और एल्यूमीनियम जो ऑक्साइड होता है ये मेनली जो है वो एडजॉर्प्शन करता है फ्लोराइड्स का। जो फ्लोराइड्स वगैरह होते हैं उनको क्या करता है, अधिशोषित कर लेता है एल्यूमीनियम ऑक्साइड। फोर्थ है नैनो फाइबर और नैनो मेम्ब्रेन। नैनो फाइबर और जो नैनो मेम्ब्रेन होते हैं ये बने होते हैं इलेक्ट्रो स्पिनिंग टेक्निक के द्वारा, इनको बनाया जाता है। इलेक्ट्रो स्पिनिंग टेक्निक के द्वारा नैनो फाइबर्स और नैनो मेम्ब्रेन्स को बनाते हैं। और ये जो नैनो मेम्ब्रेन्स होती है इसके अंदर जो अपने पास में पोर होते हैं, जो होल होते हैं, जो छिद्र होते हैं वो नैनो मीटर साइज के होते हैं। तो इसमें जो नैनोमीटर साइज के पोर्स या वो होल होने की वजह से जो अशुद्धियाँ होती है वो इस होल के अंदर आके जमा हो जाती है और फिर उनको वाटर में से रिमूव किया जा सकता है। टाइ नैनो मेम्ब्रेन्स की बात करें, कितने टाइप की नैनो फाइबर या मेम्ब्रेन्स हो सकते हैं, तो ये नैनो फिल्टर मेम्ब्रेन हो सकती है, रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन हो सकती है। इनका काम क्या होता है, वायरस और बैक्टीरिया और सोल्ट्स को जो है वो क्या करना, वाटर में से रिमूव करना। और इनका जो यूज़ है वो डिसैलिनेशन प्लांट के अंदर भी कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रिंकिंग जो वाटर सिस्टम है उसके अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नैनो टेक्नोलॉजी का जो है मोस्टली यूज़ है वो वाटर प्यूरिफिकेशन में करते हैं। इसके क्या-क्या एडवांटेज है? तो नैनो जो टेक्नोलॉजी होती है वो हाईली इफेक्टिव होती है, लो कॉस्ट होती है। इसके अंदर जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होती है वो फास्ट होती है। इसके अलावा जो द्वारा जो स्मॉल जो दूषित पदार्थ होते हैं, कॉन्टेमिनेट्स जो होते हैं, स्मॉल साइज़ के जो नैनो साइज़ के होते हैं उनको रिमूव किया जा सकता है। इसके अंदर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होती है। इसके अंदर किसी भी प्रकार के केमिकल्स का यूज़ नहीं करते या बहुत कम केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है और लंबे टाइम तक चलने वाली होती है। इसकी जो कॉस्ट होती है वो कम पड़ती है। और पोर्टेबल जो प्यूरिफिकेशन जो पेयजल जो प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स है वो भी इसके द्वारा जो है वो किया जा सकता है। ये हाउस होल्ड और पोर्टेबल दोनों प्रकार के जल को क्या करता है, प्यूरिफाई करता है। लेकिन कुछ इसकी लिमिटेशन भी है और इसकी रिस्क भी है। तो प्रारंभ में तो जो नैनो मटेरियल्स होते हैं उनको बनाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, लेकिन बाद में क्या हो जाती है, इसकी कॉस्ट कम होती है। लेकिन स्टार्टिंग में जब नैनो स्ट्रक्चर बनाई जाती है तो उस टाइम इसके ऊपर ज़्यादा खर्च आता है। तो एक तो ये है। दूसरा क्या है कि नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो एनवायरनमेंट और हेल्थ के ऊपर भी जो है वो हानिकारक कुछ इफ़ेक्ट इसके देखने को मिलते हैं।
और इस जो नैनो जो साइज है उसके ऊपर पदार्थों को इम्प्लीमेशन करना या इस साइज के ऊपर प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और इसके अंदर जो है वो प्रॉपर रेगुलेशन और डिस्पोजल की रिक्वायरमेंट होती है। पदार्थ जो बनते हैं उनको प्रॉपरली डिस्पोजल करना पड़ता है, तो इसकी रिक्वायरमेंट इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन और रिस्क होती है। अब वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक कौन सी यूज करते हैं? तो पहले है नैनो फिल्ट्रेशन। नैनो फिल्ट्रेशन के अंदर क्या करते हैं, अपने पास में जो नैनो मेम्ब्रेन्स होती है उसको फिल्ट्रेशन के रूप में यूज किया जाता है। तो इसमें यूज करते हैं प्रेशर डिराइव नैनो मेम्ब्रेन्स का यूज करते हैं नैनो फिल्ट्रेशन के रूप में। और नैनो फिल्ट्रेशन के द्वारा जो मल्टीवैलेंट आयंस होते हैं, जो बहु अपने पास में संयोजी आयंस होते हैं और ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको इसके द्वारा रिमूव किया जाता है। और जो नैनो फिल्ट्रेशन होता है ये ऑपरेट होता है वेरी लोअर प्रेशर। और जो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, जो आरओ होता है, रिवर्स जो ऑस्मोसिस होता है उसकी तुलना में भी नैनो फिल्ट्रेशन के अंदर प्रेशर की कम आवश्यकता होती है, इसलिए ये ज़्यादा यूजफुल होता है। सेकंड है, या तो नैनो फिल्ट्रेशन के द्वारा जो है वो वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं, या एडजॉर्प्शन यूजिंग नैनो पार्टिकल्स का यूज करके पदार्थ जो पॉल्यूएंट्स पदार्थ होते हैं उनका एडजॉर्प्शन करते हैं, अधिशोषण करते हैं और उसके द्वारा उनको वाटर में से रिमूव कर सकते हैं। तो वह अपन सभी जानते हैं नैनो जो पार्टिकल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया हाई होता है। सरफेस एरिया हाई होने की वजह से इनकी केमिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, इनकी एडजॉर्प्शन जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये क्या कर देते हैं, नैनो पार्टिकल जो होते हैं वो अपनी सरफेस के ऊपर जो पोल्यूएंट्स होते हैं, जो हानिकारक या दूषित पदार्थ होते हैं उनको अपनी सरफेस के ऊपर अधिशोषित करवा देते हैं। और अधिशोषित करवाने के बाद में उनको इजीली रिमूव किया जा सकता है। तो ये जो मेथड होता है वो हाईली इफेक्टिव होता है, क्योंकि जो नैनो पार्टिकल्स होता है उनका सरफेस एरिया क्या होता है, लार्ज होता है। तो एडसोर्प्शन के द्वारा हेवी मेटल्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, इंडस्ट्रियल जो केमिकल्स है उनको रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट है फोटो कैटालिसिस डिग्रेडेशन। तो जो प्रकाश की उपस्थिति में जो है उनका क्या करते हैं, जीवाणु का डिग्रेडेशन कर देते हैं। तो मोस्टली इसके अंदर जो यूवी लाइट है या जो सनलाइट है उसकी प्रेजेंस के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको क्या किया जाता है, डिग्रेड किया जाता है। और फोटो कैटालाइज जो डिग्रेडेशन होता है उसके अंदर यूज किसका करता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड का, नैनो पार्टिकल्स का यूज किया जाता है। टाइटेनियम जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो फोटो कैटालिस्ट प्रॉपर्टी रखते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। और ये क्या कर देते हैं, यूवी लाइट या सनलाइट की प्रेजेंस में जो पोल्यूएंट्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, उनको तोड़ देते हैं, उनका डिग्रेडेशन कर देते हैं। और डिग्रेडेशन करके पोल्यूएंट्स को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और जो हार्मलेस जो सोर्स होते हैं उनमें कन्वर्ट कर देते हैं। इसका जो मोस्टली यूज किया जाता है वो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है उसमें इसका यूज करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसइंफेक्शन में क्या करते हैं, कीटाणु शोधन किया जाता है, कीटाणु मुक्त किया जाता है वाटर को। तो नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो डिसइंफेक्शन है उसके अंदर प्रयुक्त किसको करते हैं, सिल्वर और जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स को। ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है किसको यूज करते हैं। तो सिल्वर और जो जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स है उनका यूज किसके रूप में करते हैं, डिसइंफेक्शन के रूप में करते हैं। तो ये पार्टिकल जो होता है वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इसमें इसका देखो फायदा क्या है नैनो टेक्नोलॉजी का। नैनो टेक्नोलॉजी में किसी भी प्रकार के जो प्रोडक्ट है वो अपने को हार्मफुल प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट नहीं प्राप्त होते, जबकि अपने डिसइंफेक्शन में क्लोरीनीकरण देखा था। क्लोरीनीकरण में क्या होता है, अपने को क्लोरीन प्राप्त होती है और क्लोरीन जो है वो एक प्रकार की क्या होती है, कैंसरजन्य होती है, एक प्रकार की हानिकारक पदार्थ होती है। तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो क्लोरीनीकरण या जो अपना ओजोनीकरण डिसइंफेक्शन मेथड्स पढ़े थे उनकी तुलना में मोर इफेक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार के हार्मफुल जो बाई प्रोडक्ट्स है उनका फॉर्मेशन नहीं होता है। और ये जो है वो हाईली इफेक्टिव होते हैं, एंटीबायोटिक जो अपने पास में बैक्टीरिया होता है उनके ऊपर ये है हाईली जो है वो क्या होती है, इफेक्टिव होती है। तो ये था नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा वाटर प्यूरिफिकेशन।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।